हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज इन हिंदी। आज हम लोग जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस से द चौगर टाइगर्स की कहानी कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। पिछले 2 पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो लास्ट सेकंड पार्ट में हमने सुना था कि टाइगरेस ने एक औरत पर, एक यंग लड़के पर हमला कर दिया था। फिर जिम कॉर्बेट ने उसके ऊपर कुछ लिक्विड डालकर उसको बचा लिया था। 10 दिन बाद देखा तो वो लड़की काफी रिकवर कर चुकी थी। फिर जिम कॉर्बेट उस टाइगर इसका पीछा कर रहे थे और उसको ढूंढ रहे थे। तभी ही उनको, उनके जो मैसेंजर थे, उनके जो गाइड थे, उन लोगों ने उनको ये न्यूज दी कि एक लोहाली गांव में उस टाइगरेस ने एक आदमी को मार डाला है। और फिर जिम कॉर्बेट वहां पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। साउथ में 2 मील की कठिन चढ़ाई के बाद वो लोग डलकानिया के साउथ की साइड एक लंबी माउंटेन रिज के शिखर पर पहुंच जाते हैं। वहां से 3 मील नीचे वैली का वो एरिया दिखाई पड़ रहा था जहां पर वो औरत की हत्या हुई थी। उनके गाइड उनको सही से कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। वो लोग एक छोटे से गांव में रह रहे थे। वो लोहाले गांव वहां से 1 मील की दूरी पर था। 10 बजे सुबह उनके पास ये मैसेज आया था कि एक औरत को लोहाली में मार दिया गया है और उनको ये ऑर्डर मिला था कि वो डलकान्या में उन तक जितना जल्दी हो सके वो खबर पहुंचा दे। पहाड़ी के शिखर पर जब वो लोग खड़े थे तो वहां पर उनको एक भी पेड़ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने थोड़ी देर वहां पर आराम किया, अपने सांसों को नॉर्मल किया और फिर वहां पर उन्होंने एक सिगरेट पी। तब उनके साथियों ने उनको कुछ इम्पोर्टेंट साइंस दिखाए। वो लोग एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे खड़े थे जो कांटेदार झाड़ियों से घिरी हुई थी और वहां पर एक झोपड़ी थी। उन्होंने उस झोपड़ी के बारे में उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने उनको एक कहानी सुनाई। वो कहानी ऐसी थी कि 4 साल पहले वहां पर एक भूतिया आया करता था। भूतिया यानी बॉर्डर पार करके यहाँ पर आने वाले इंसान को वो लोग भूतिया कहते थे। वो पहाड़ से नीचे आकर मैदानी बाजार में गुड़, नमक और कई प्रकार की जरूरत की चीजें सर्दियों में लाकर बेचा करता था। उसी ने ही वो झोपड़ी वहां पर बनाई थी। वो आते जाते वहीं पर आराम कर लेता था और अपनी बकरियों को भी वहीं पर पालता था। गर्मियों में और बारिश के सीजन में उन लोगों को, यानी बकरियों को काफी भोजन मिल जाता था। वो बकरियां सर्दियों में काफी मोटी हो जाती थी और काफी हेल्दी भी रहती थी और उसका काम भी किया करती थी। कुछ सप्ताह बाद जब बकरियां पहाड़ी से नीचे आने लगी और लोगों की फसलें बर्बाद करने लगी, तब लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया और तब उन लोगों ने ऊपर जाकर देखा तो वो झोपड़ी उन लोगों को खाली मिली। रात को रखवाली के लिए वहां पर एक खूंखार कुत्ते को रखा गया था जिसको लोहे के खूंटों से बांधा गया था, पर वो उनको वहां पर मरा हुआ दिखा। उन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। कोई तो ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में अब उन लोगों को ढूंढना चाहिए। अगले दिन आसपास के गांव वालों को इकट्ठा करके वो लोग खोजबीन शुरू करते हैं। वहां पर एक ओक का पेड़ था जिस पर बिजली गिरने से वो जल गया था और काला हो गया था। और उसी पेड़ से कुछ 400 गज दूरी पर भुतिया की खोपड़ी और हड्डियों के टुकड़े उनको मिल जाते हैं और उसके कपड़े भी उनको मिलते हैं। ये चौगढ़ आदमखोर का पहला इंसानी शिकार था। जहां पर वो लोग बैठे थे वहां से नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि वो पहाड़ एकदम सीधा खड़ा था। उनके साथियों ने उनको बताया कि आधा मील आगे जाकर उनको एक सीधा और उबड़-खाबड़ रास्ता मिलेगा जो उनको उनके गांव को पार करके लोहाली तक लेकर जाएगा। वो उस रास्ते को वैली तक देख पा रहे थे। पहाड़ के साथ साथ चलकर वो लोग आधा फासला तय कर लेते हैं कि अचानक उनको उनकी सिक्स सेंस कुछ कहने लगती है। उनको ऐसा भास होने लगता है कि जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। वो अपने ही साथ सोच विचार कर रहे थे, मतलब कोई पीछा कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो अपने साथ ही आर्ग्यू कर रहे थे पर उसका कोई उनको फायदा नहीं हुआ।
यहाँ पर एक आदमखोर था और उसे 3 मील दूर और एक शिकार मिल चुका था, जिसे छोड़कर वो यहाँ पर तो नहीं आएगा, ऐसा जिम कॉर्बेट सोच रहे थे। फिर भी उनको ये सिक्स सेंस जा ही नहीं रही थी। उनको यही लग रहा था कि उनका पीछा किया जा रहा है। अब वो लोग एक घास से ढके हुए पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं, जहां आगे खुला मैदान था। उन्होंने अपने साथियों को वहां पर बैठा दिया और उन लोगों को ये ऑर्डर दिया कि जब तक वो ना आए तब तक वो लोग वहीं पर ही बैठे रहे। फिर जिम कॉर्बेट वापस छानबीन करने के लिए पीछे की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में वापस एंट्री करने के बाद वो बहुत ध्यान से वहां पर चक्कर लगाते हैं और फिर अपने आदमियों के पास वापस लौट आते हैं। किसी भी जानवर या किसी भी पक्षियों की अलार्म कॉल उन्हें नहीं सुनाई दी थी, जिससे उनको ये पता चले कि उस एरिया में कोई आदमखोर है। उन्होंने फिर भी अपने साथियों को अपने आगे रखा, क्योंकि उनकी सिक्स सेंस अभी भी उनको यही कह रही थी कि उनका कोई पीछा कर रहा है। फिर उन्होंने उन आदमियों को अपने आगे रखा और खुद उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने अपने राइफल की ट्रिगर पर अपना हाथ रखा हुआ था और कंटिन्यूअसली वो पीछे देखते हुए चल रहे थे। जब वो लोग उस छोटे से गांव तक पहुंच जाते हैं तो उनके साथी अपने घर जाने के लिए उनसे परमिशन मांगने लगते हैं, क्योंकि उसी गांव में उनका घर था। उन लोगों को घर जाने की परमिशन देकर उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनको अभी भी 1 मील घने जंगल से होकर गुजरना था। अभी भी उनको ये एहसास हो रहा था कि उनका कोई पीछा कर रहा है। दूसरी बात ये थी कि अब वो खुद को ज्यादा सेफ फील कर रहे थे, क्योंकि अब उनको केवल अपनी ही रक्षा करनी थी। आगे सीढ़ीदार खेती के नीचे, जहां पर घने झाड़ियों वाला जंगल शुरू होने वाला था, वहां पर एक झरना था और उसी जगह पर उनको गीली नर्म मिट्टी पर उस आदमखोर के फ्रेश पग मार्क्स दिख जाते हैं। वो पग मार्क्स के निशान उसी डायरेक्शन से आ रहे थे जहां पर उनको जाना था। उनको जो फील हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, ये फीलिंग उनको जब वो पर्वत से नीचे की ओर आ रहे थे तब से उनके मन में आ रही थी। अब उनको ये विश्वास हो गया था कि शिकार के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है और शायद उनकी खोजबीन वेस्ट ना हो जाए। वो जंगल से निकले तो लोहाली गांव उनको दिखाई दिया। वहां पर केवल 5-6 घर ही थे। उनमें से एक घर के बाहर लोग जमा हुए थे। जिम कॉर्बेट को दूर से आते हुए कुछ लोगों ने देखा, तो वो लोग तुरंत उनकी तरफ आने लगे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जो उनके पास आया और जो उनके पैर छूकर आंसू भरी आंखों से उनको रिक्वेस्ट करने लगा कि साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। उसकी कहानी काफी छोटी थी पर काफी त्रासदायक थी। उसकी बेटी विधवा थी और सारी दुनिया में वो ही एक थी जो उनकी रिलेटिव थी। वो लड़की सुबह 10 बजे दोपहर का भोजन बनाने के लिए लकड़ियां चुनने गई थी। वैली में एक छोटी नदी बह रही थी और दूसरी ओर की ढलान पर सीढ़ीदार खेत थे और सबसे नीचे खेत पर, जो घर से कुछ 150 गज की दूरी पर थे, वहां पर वो लकड़ियां चुनने लगी थी। थोड़ी देर बाद कुछ औरतों को एक चीख की आवाज सुनाई देती है। वो सब लोग वहां पर नदी में कपड़े धो रही थी। ऊपर देखा तो एक औरत को एक टाइगर घनी कांटेदार झाड़ियों में लेकर गायब हो रही थी। वो सब भागती हुई घर की ओर आ गई और शोर मचाने लगी। डरे हुए गांव वालों ने उसे बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। बस वो लोग चिल्ला चिल्ला कर ऊपर वाले गांव को मदद करने के लिए बुलाने लगे। वहां से वो मैसेज उन 4 आदमियों तक पहुंचा और फिर वो लोग उनको खोजने के लिए निकल पड़े थे। मैसेज मिलने के आधे घंटे बाद वो औरत रेंगती हुई अपने घर पर पहुंची थी। उस लड़की ने उन लोगों को ये बताया कि जब टाइगर उस पर हमला करने वाले थे तब उसने उसको देख लिया था। उस लड़की के पास भागने का समय नहीं था, तो वो सीधी खड़ी पहाड़ी से नीचे की ओर कूद गई। जब वो हवा में ही थी तब टाइगर ने उसे पकड़ लिया और फिर दोनों एक साथ पहाड़ी से नीचे गिरे। उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं था। जब उसे होश आया तो वो
नदी के किनारे पर पड़ी हुई थी। आसपास मदद मांगने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए वो अपने हाथों के बल और घुटनों के बल वहां गांव तक पहुंची। जिम कॉर्बेट उस लड़की के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। वो लोग उस लड़की को घेर कर रखे हुए थे। उन्होंने सब लोगों को वहां से दूर रहने के लिए कहा। उस कमरे में एक ही दरवाजा था, उसके अलावा वहां पर एक भी खिड़की नहीं थी। उन्होंने उस लड़की के शरीर से वो खून से भरी चादर को खींचा और फिर देखा तो उस लड़की के शरीर की हालत बहुत खराब थी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उसके शरीर की कंडीशन को मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ, उतना साहस उनमें था ही नहीं। काश वहां पर एडवांस इक्विपमेंट के साथ कोई डॉक्टर होता, पर वहां पर तो जिम कॉर्बेट थे जिनके पास सिर्फ पोटेशियम परमांगनेट था। उसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। उस लड़की की बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि टाइगर के दांतों के गहरे घाव उसके सारे शरीर पर थे। गर्मी के मौसम में और उस रूम में हवा भी नहीं थी और रोशनी भी नहीं थी, उसके कारण उसके घावों में सेप्टिक हो चुका था। लेकिन एक अच्छा था कि वो थोड़ा बेहोशी की हालत में थी। उसके बूढ़े पिता भी उसी कमरे में उनके साथ थे और उनका सेटिस्फेक्शन हो इसलिए उन्होंने उस लड़की के घावों पर जमे हुए खून को थोड़ा साफ करना शुरू कर दिया था, जबकि उनको ये मालूम था कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने अपने रुमाल पर भाड़ा पोटेशियम परमांगनेट डालकर उस पपड़ी को, मतलब जो घावों पर जमी हुई थी, उस पपड़ी को जहां तक हो सके साफ करने की कोशिश की। अब रात हो गई थी। अब उनका कैंप लौटना काफी मुश्किल था। रात गुजारने के लिए उनको कोई तो जगह ढूंढनी पड़ेगी। नदी के ऊपर की ओर जहां पर औरतें कपड़े धो रही थी, वहां पर एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के चारों ओर जमीन 1 से फुट ऊंची थी, जहां पर एक चबूतरा बनाया हुआ था। गांव वाले वहां पर पूजा पाठ करते थे। फिर उन्होंने वहां पर अपने कपड़े उतारे और फिर नदी में नहा लिया। तौलिए का काम हवा ने कर लिया। फिर उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए और रात काटने की तैयारी कर ली। अपनी भरी हुई बंदूक को अपने पास रखकर वो पेड़ के सहारे बैठ गए। ये जगह रात बिताने के लिए ठीक तो नहीं थी, पर गांव में उस घुटन भरे और बदबूदार कमरे से तो काफी अच्छी थी। वो कमरा जहां पर भीन भिनाती मक्खियां थी और जहां पर पीड़ा से कराती हुई और सांस लेने को तड़पती हुई एक लड़की थी। वहां पर उनके लिए रहना और रात बिताना बहुत मुश्किल था। फिर रात को उनको औरतों की रोने की आवाजें आने लगी। इससे उनको ये पता चल गया कि वो लड़की अब अपनी सारी पीड़ा से दूर हो चुकी है और अब सब कुछ शांत हो गया था। यानी अब वो लड़की मर चुकी है। जब दिन निकला और जिम कॉर्बेट वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां पर देखा कि उस लड़की की अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। उस अभागी लड़की और डलकानिया में जो लड़की के अनुभव से उनको ये तो क्लियर हो गया था कि ये बूढ़ी टाइगरेस काफी हद तक अपने बच्चे पर ही डिपेंड करती थी। वो शिकार पर हमला करती थी और उसका बच्चा शिकार को मार डालता था। नॉर्मल कंडीशन में 100 में से एक ही इंसान टाइगर के हमले से बच पाता है। इस आदमखोर ने ज्यादातर लोगों को जख्मी किया था, पर वो उसे मार नहीं सके थी। वहां से हॉस्पिटल 50 मील की दूरी पर था। नैनीताल पहुंचकर उन्होंने गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट की कि जहां पर आदमखोर वारदात कर रहा है, वहां के गांव के मुखिया को एक डिसइंफेक्ट और रुई यानी फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड किया जाए। दूसरी बार उन गांवों में जब वो गए तो उनको ये सेटिस्फेक्शन हुआ कि दवाइयां वहां पर पहुंच चुकी थी और काफी लोगों को उससे बचाया जा सका था। जिम कॉर्बेट डलकानिया में 1 वीक रहे और फिर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो अगले मंडे को यानी सोमवार को अपने घर वापस चले जाएंगे। उनको उस आदमखोर के एरिया में रहते हुए 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया था। कंटिन्यूअसली उस टेंट में सोना, कंटिन्यूअसली पैदल जंगलों में चलना
और हर कदम पर ये फील होना कि शायद वो उनका आखिरी हो सकता है। और फिर नींद की कमी, ये सब चीजें उनकी बॉडी पर असर कर रही थी। गांव वालों को जब उनकी वापस जाने की खबर मिली, तो वो सब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उनको अपना फैसला बदलने के लिए कहा, पर जिम कॉर्बेट ने उनसे ये वादा किया कि जैसे ही उनको पहला चांस मिलेगा, वो वापस लौटकर जरूर आएंगे। रविवार को सुबह जब उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, तब डलकानिया का मुखिया उनके पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जाने से पहले वो उनको एक बार शिकार पर लेकर चले। जिम कॉर्बेट ने ये खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। फिर आधे घंटे बाद चार गांव वाले और उनका एक साथी .275 राइफल और गोलियों की एक क्लिप लेकर नंदोर नदी से दूर एक पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर उन्होंने सुबह अपने कैंप से एक हुरल को चढ़ते हुए देखा था। उनके साथ आया गांव का एक आदमी बहुत ही कमजोर था और काफी लंबे कद का था, और जिसका चेहरा काफी अगली था, यानी विकृत चेहरे वाला था। वो उनके कैंप में लगातार आता रहता था। उनको अच्छा श्रोता यानी लिसनर जानकर वो अपनी आदमखोर के साथ हुई भिड़न की कहानी कंटिन्यू सुनाता था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उनको उसकी कहानी पूरी रट गई थी। वो सपने में भी उस कहानी को सुना सकते थे। टाइगर से उसका सामना 4 साल पहले हुआ था। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उसकी कहानी आप उसी की जबानी सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। वो आदमी जिम कॉर्बेट से कहता है कि साहब, आपने वहां पर एक पाइन ट्री तो देखा है ना, जो पहाड़ी के ढलान पर है और जिसके ईस्ट की ओर एक बड़ी शिला है। फिर वो आदमी उनसे कहता है कि अच्छा हुआ ढलान के ऊपरी किनारे पर ही उस आदमखोर ने उस पर हमला कर दिया था। वो ढलान घर की दीवार की जैसी सीधी खड़ी वाली थी। उस पर केवल एक पहाड़ी आदमी ही अपना पैर टिका सकता है। उसके साथ उसका 8 साल का बेटा भी था और वो वहां पर घास काट रहे थे। उसने जो घास काट कर रखी हुई थी, वो उठाकर वो आगे फ्लैट जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेकर जा रहा था। वो आदमी कहता है कि वो ढलान के किनारे पर जब झुककर घास के बंडल को बना रहा था, तभी ही टाइगर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी राइट साइड की आंख पर और ठोटी पर यानी चीन पर और उसकी गर्दन के पीछे के हिस्से पर उसने अपने दांत गड़ा दिए। टाइगर के मुंह का हमला उस पर इतनी जोर से पड़ा था कि वो अपने पीठ के बल नीचे गिर पड़ता है। अब टाइगर उसकी छाती पर था और उसका पेट उसकी टांगों के बीच में था। जब वो नीचे गिरा तो उसकी बाहें फैली हुई थी। सीधे हाथ उसके शाहबलूत के यानी ओक के पेड़ के एक मजबूत रूट्स पर पड़े हुए थे, यानी पेड़ों के जो जड़ थी वहां पर उसके हाथ पड़े हुए थे। उसने उन रूट्स को यानी उस पेड़ की जड़ को मजबूती से पकड़ लिया था। उसी समय उसको एक बात सूझी। उसने सोचा कि अगर वो अपनी टांगे धीरे धीरे फ्री कर ले और अगर वो अपनी टांगे ऊपर खींचकर अपने पैर टाइगर के पेट के नीचे फंसाकर उसे धक्का दे दी, तो शायद वो वहां से भाग सकेगा। उसको काफी पीड़ा हो रही थी, जो उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि टाइगर ने उसके राइट की ओर के चेहरे की सारी हड्डियों को चूरा कर दिया था। वो अभी भी बेहोश नहीं हुआ था। उसने कहा, साहब, उस समय वो जवान था और उस समय वहां पर पहाड़ी एरिया में उससे ज्यादा मजबूत आदमी और कोई भी नहीं था। फिर उसने बहुत धीरे धीरे अपने टांगों को खींचकर उसके पेट के नीचे लेकर आया, ताकि वो टाइगर चिढ़ ना जाए। फिर उसने अपनी दोनों टांगों को एक और कर लिया और फिर धीरे धीरे अपने नंगे पांव उसके पेट के नीचे टिका लिए। फिर उसने अपना राइट हाथ उसकी छाती पर रखकर अपनी सारी ताकत लगा दी और उसे ऊपर की ओर ढकेल दिया, और फिर टाइगर को जमीन से ऊपर करके उसने पहाड़ी के किनारे से उसे नीचे की ओर ढकेल दिया। वो टाइगर लुढ़कता हुआ नीचे की ओर चला गया। वो आदमी इसलिए बच गया क्योंकि उसने ओक के पेड़ के जो रूट्स थे, यानी जो जड़ थी, उसको मजबूती से पकड़ कर रखा हुआ था। उस आदमी ने कहा कि उसका बेटा
इतना डर गया था कि वो वहां से भाग ही नहीं पाया। जब टाइगर वहां से चला गया तो उसने अपने बेटे की लुंगी लेकर अपने सर पर लपेट ली और उसका हाथ पकड़कर गांव वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो उसके सारे फ्रेंड्स को बुला ले। वो मरने से पहले वो सबसे मिलना चाहता था। उसके फ्रेंड्स ने उसकी कंडीशन देखकर उसे ये कहा कि वो लोग उसे चारपाई पर लेटाकर 50 मील दूर अल्मोड़ा हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी पीड़ा बहुत थी। उसे ये विश्वास हो चला था कि अब उसका समय खत्म हो रहा है। वो चाहता था कि वो जहां पर पैदा हुआ, जहां पर उसने अपनी जिंदगी निकाली, वो वहीं पर ही मरे। उसे काफी प्यास लगी थी तो उसके लिए पानी लाया गया। उसके सर में ऐसा लग रहा था जैसे आग लगी है। और फिर जैसे ही उसके मुंह में पानी डाला गया, वो गर्दन में बने छेदों से सारा पानी बाहर निकलने लगा। उसके बाद न जाने कब तक उसके दिमाग में वो डर सा बना रहा। उसके सर में और उसके गर्दन में काफी पीड़ा थी, जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसे अब लग रहा था कि उसे इन सब से मुक्ति चाहिए। वो मरना चाहता था, पर धीरे धीरे उसके घाव अपने आप भरने लगे और फिर वो ठीक हो गया। फिर उस आदमी ने जिम कॉर्बेट से कहा कि अब साहब, आप देख रहे हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैं काफी बूढ़ा, कमजोर, सफेद बालों वाला हो गया हूँ। और उसका चेहरा इतना भद्दा हो गया था कि लोग नफरत से उससे मुंह मोड़ लेते थे। वो आदमी कहता है कि उसका दुश्मन अभी भी जिंदा है और कितने लोगों का वो शिकार कर चुका है। उस आदमी ने जिम कॉर्बेट से कहा कि आप इस धोखे में ना रहे कि वो टाइगर है। वो टाइगर नहीं, वो कोई दुष्आत्मा है। जब उसे मनुष्य का मांस खाने की इच्छा होती है, तो वो कुछ देर के लिए टाइगर का रूप ले लेता है। उस आदमी ने कहा कि लोग कहते हैं कि आप साधु हो साहब, और साधु की रक्षा करने वाली आत्माएं दुष्ट आत्माओं से काफी शक्तिशाली होती है। और इसका प्रमाण ये है कि जिम कॉर्बेट ने 3 दिन और 3 रातें जंगल में बिताई और फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। और उनके आदमियों के कहने के अनुसार वो जीते जागते और सेफ जंगल से वापस बाहर भी आ गए। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि सच में वो आदमी का जो आकार था, जो शेप था, वो सच में काफी विशाल था। उस आदमी को सचमुच दैत्य कहा जा सकता है। सच में उसमें काफी शक्ति रही होगी उस समय, क्योंकि कोई भी साधारण ताकत वाला इंसान टाइगर इसको, जिसने उसका सर पकड़ कर रखा हो, उसे उछाल कर पहाड़ी के ऊपर से हवा में नीचे नहीं फेंक सकता। ये कोई मजबूत इंसान ही कर सकता है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उनका वो कमजोर दिखने वाला फ्रेंड उनका गाइड बन गया था। उसके कंधे पर एक पॉलिश की हुई चमकती कुल्हाड़ी थी और जिसका हत्था एक और से पतला था। वो उन लोगों को टेढ़े मेढ़े चक्करदार रास्तों से नीचे वैली की ओर ले गया और फिर उन लोगों ने नंदोर नदी के उथले रास्ते को पार कर लिया। वहां पर बहुत सी सीढ़ी वाली खेती थी, जिसको उन लोगों ने पार किया। वहां पर टाइगर के डर से लोगों ने खेती करना छोड़ दिया था। पहाड़ी के नीचे के भाग पर जब वो लोग पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि चढ़ाई काफी कठिन थी, बहुत मुश्किल भरी थी और जंगल के बीच में घास से ढकी हुई पहाड़ी पर जाना काफी मुश्किल था। वो पतला दुबला उनका फ्रेंड हवा की तरह चल रहा था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैं भले ही दिखने में उससे मजबूत था, पर वो रुक रुक कर सुंदर नजारे को देखने के लिए थमकर उसके साथ कदम मिलाकर चल रहे थे। फिर वो लोग पेड़ों से भरे जंगल से बाहर निकलते ही क्रॉस होकर घास से भरे उबड़ खाबड़ रास्ते को क्रॉस करके पहाड़ की ओर चलने लगते हैं, जो 1000 फीट से भी ज्यादा सीधा खड़ा था। इस सीधे खड़े पहाड़ पर बीच बीच में छोटे छोटे गुच्छेदार घास उगी हुई थी। उन्होंने टेंट से कई बार घोरल को वहीं पर ही चढ़ते हुए देखा था। उन लोगों ने कुछ 100 गज दूरी का फासला तय ही किया था, जब उनको पहाड़ी पर छोटी छोटी बकरियां रवीन से ऊपर आती हुई दिखाई देती है। तब जिम कॉर्बेट एक गोली चलाते हैं,
तो वो सब बकरियां इकट्ठी होकर वापस नीचे भागने लगती है और फिर उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर वहां पर एक बड़ा सा घोरल जो नीचे पहाड़ की ओर सोया हुआ था, वो तुरंत उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर पहाड़ पर चढ़ने लगता है। फिर जिम कॉर्बेट नीचे लेट जाते हैं और अपने राइफल को 200 गज एक पॉइंट पर एम करके रखते हैं और उसके रुकने का वेट करने लगते हैं। फिर एक बाहर निकली हुई चट्टान पर वो घोरल खड़ा होकर नीचे की ओर देखने लगता है। तभी जिम कॉर्बेट गोली चला देते हैं। वो गोली उसे लग जाती है। गोली लगने के बाद वो घोरल थोड़ा लड़खड़ाता है और फिर अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। तभी जिम कॉर्बेट दूसरी गोली उस पर चला देते हैं और वो वहीं पर ही गिर जाता है। 2-3 सेकंड तक तो वो पहाड़ की लेज पर लटका रहता है और फिर पहाड़ से सीधा नीचे लुढ़कता हुआ घास से भरे ढलान पर जा पड़ता है, जहां से वो आया था। और फिर वापस वो जमीन से टकराकर वापस लुढ़कता हुआ उनसे कुछ 100 गज की दूरी पर उनको दिखाई पड़ता है और लास्ट में वो जानवरों से बनी हुई पगडंडी पर कुछ 150 गज नीचे आकर रुक जाता है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने अपने 3 साल के शिकार के दौरान केवल एक ही बार ऐसे नजारे को देखा था, जैसा कि उन्होंने अगले कुछ मिनटों में जो नजारा देखा था। और उसी समय वहां पर एक लूटमार करने वाला लेपर्ड भी था। घोरल अभी मर ही रहा था जब एक हिमालयन भालू जंगल से रविन की ओर धड़धड़ाता हुआ बाहर निकल आता है और बिना पीछे देखे एकदम स्पीड से वो सीधा उसी पगडंडी पर आ जाता है। वहां पर मरी हुई बकरी के पास आकर वो बैठ जाता है और बकरी को अपनी गोद में ले लेता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जिम कॉर्बेट को घोरल लिखना था, लेकिन बुक में बकरी लिखी हुई है, तो हम लोग बकरी की बजाय घोरल समझ के चलते हैं। यानी वहां पर मरे हुए घोरल के पास वो भालू आकर बैठ जाता है और उस घोरल को वो अपने गोद में ले लेता है। जैसे ही वो उसे सूंघने की शुरुआत करता है, जिम कॉर्बेट उस पर गोली चला देते हैं। फिर जिम कॉर्बेट को ऐसा लगता है कि उन्होंने शूट करने में यानी गोली चलाने में काफी जल्दी कर दी थी, या फिर उनकी राइफल और ज्यादा तिरछी हो गई थी, जिस वजह से गोली थोड़ी नीचे की ओर चली गई और उसको छाती के बजाय उसके पेट पर लग गई। वहां पर वो लोग 6 लोग थे और बड़े ध्यान से उस भालू की हरकतों को देख रहे थे। उन सबको यही समझ में आया कि भालू को गोली लगी है, पर शायद ये उनका भ्रम था कि घोरल ने उठने के लिए उस पर हमला किया था। भालू ने घोरल को फिर दूर फेंक दिया और भागते हुए पगडंडी पर आकर जोर जोर से घुर्राने लगा। जब भालू उनसे नीचे 100 गज की दूरी पर आ गया, तब उन्होंने अपनी 5वीं और आखिरी गोली भी चला दी। ये बात का उनको तब पता चला कि उसकी पिछली टांग के मांस के हिस्से को होकर वो गोली निकल गई थी। जब उनके आदमी वो 2 घोरल को वापस लाने के लिए जा रहे थे, तब वो खून के निशान का पीछा करके उसकी जांच करने के लिए नीचे उतरे। रास्ते पर जो खून के निशान थे, उससे उनको ये पता चला कि भालू बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन फिर भी खाली राइफल के साथ उसका पीछा करना खतरनाक था, क्योंकि वैसे भी भालू काफी बदतमीज और खतरनाक होते हैं और घायल होने पर उनसे निपटना और भी मुश्किल होता है। जब उनके साथी उनके पास वापस आए, तब उन लोगों ने एक युद्ध नीति पर डिस्कशन किया। उनका कैंप वहां से कुछ 3.5 मील दूर था और उस समय 2 बजे थे। वापस कैंप की ओर जाकर और वापस कारतूसे लेकर आना, फिर भालू को खोजना और फिर उसे मारना और फिर अंधेरे में वापस घर लौटना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन सब का एक ही मत था कि उस घायल भालू का पीछा किया जाए और उसे पत्थरों से और कुल्हाड़ी से मार दिया जाए। पहाड़ी की चढ़ाई काफी सीधी थी और वहां पर झाड़ियां नहीं थी। भालू की ऊपर की ओर रहना ज्यादा सेफ था। वहां पर बिना किसी दुर्घटना के वो लोग अपना काम कर सकते थे। फिर वो लोग चल पड़ते हैं और उनको लीड जिम कॉर्बेट कर रहे थे।
उनके पीछे 3 आदमी चल रहे थे। वो 3 आदमियों के पीछे 2 आदमी चल रहे थे जो अपने पीठ पर घोरल को लेकर आ रहे थे। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने अपनी लाश गोली चलाई थी। उस पगडंडी पर उन लोगों को काफी खून का निशान दिखाई देता है। उस वजह से उनका साहस और बढ़ जाता है। फिर 200 गज आगे चलकर उनको ब्लड ट्रेल नीचे गहरी नैरो वैली में जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर जिम कॉर्बेट अपने साथियों को डिवाइड कर देते हैं। 2 आदमियों को दूसरी ओर भेज देते हैं और जिसके पास कुल्हाड़ी थी और जिम कॉर्बेट एक साथ रहते हैं। और फिर उनके पीछे घोरल को लादे हुए वो 2 आदमी चल रहे थे। और फिर इशारा मिलने पर वो लोग पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। और फिर नीचे नैरो वैली की जमीन पर 50 फीट नीचे झुके हुए बांसों से भरा हुआ घना रास्ता था। जब उस पर वो लोग एक पत्थर फेंकते हैं तो भालू घुरा कर उड़ जाता है। सारे आदमी और जिम कॉर्बेट पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर भागने लगते हैं। जिम कॉर्बेट को इस तरह से शिकार का कोई भी अनुभव नहीं था। जब उन्होंने पीछे की ओर देखा कि भालू उनकी तरफ नहीं आ रहा था, तब ये देखकर उनको थोड़ी राहत मिली। वो लोग जितना तेजी से ऊपर की ओर भाग रहे थे, उतने ही मुश्किल से वो भालू नीचे की ओर जा रहा था। फिर उन्होंने अपने साथियों को चिल्लाकर डायरेक्शन बदलने का ऑर्डर किया और फिर वो लोग भी तेजी से नीचे शिकार की ओर यानी भालू की ओर बढ़ने लगे। उन लोगों ने बहुत अच्छा निशाना लगाकर कुछ पत्थर उस भालू पर फेंके। सब लोग अपने निशान पर काफी खुश हो रहे थे क्योंकि वो पत्थर बराबर भालू को जाकर लगे हुए थे। उधर भालू की गुरगुराहट की आवाजें अभी भी आ रही थी। फिर अचानक एक नैरो पहाड़ी का एक मोड़ आ जाता है जहां से भालू गायब हो जाता है। उस समय वो लोग भी काफी अलर्ट हो जाते हैं। उस ब्लड ट्रेल का पीछा करना आसान नहीं होता है और यहाँ पर तो बड़ी बड़ी चट्टानें थी और ऐसा हो सकता था कि भालू किसी भी चट्टान के पीछे छिपकर बैठा हो। इसलिए उन्होंने नैरो पहाड़ पर अपने दोनों और आदमियों को तैनात कर दिया। फिर उनके साथी आगे जाकर पहाड़ी के नीचे की ओर देखने लगे और लेफ्ट की ओर की खड़ी चट्टान पर जाकर उसके पीछे देखने गए। और फिर उन लोगों ने देखा कि वो चट्टान को 200 फीट नीचे तक गई हुई थी। वहां पर एक पेड़ का सहारा लेकर वो नीचे झुककर देखने लगे। जब उन्होंने नीचे की ओर देखा तो भालू वहां पर चट्टान के किनारे पर लेटा हुआ था। उनसे एग्जैक्ट 40 फीट नीचे वो लेटा हुआ था। उन्होंने लगभग 30 पाउंड का पत्थर उठाया और फिर उसी जगह पर वापस बहुत सावधानी से जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऊपर करके वो पत्थर उसकी ओर मारते हैं। वो पत्थर के साथ उनका भी नीचे गिरने का खतरा था। फिर भी वो काफी संभल कर उस पत्थर को नीचे फेंकते हैं। वो पत्थर चट्टान से टकरा जाता है और भालू के सर से कुछ इंच की दूरी पर ही गिरता है। भालू अपने हाथों के सहारे और पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर कहीं तो चला जाता है। 1 मिनट के बाद ही पहाड़ी की ओर से फिर वो दिखाई देता है। ये शिकार का खेल फिर से चालू हो गया था। यहाँ की जमीन काफी खुली थी। चट्टानों की बाधा बहुत कम थी। उन चारों के पास कोई भी लगेज नहीं था, इसलिए वो लोग भालू का पीछा बड़ी आसानी से कर सकते थे। 1 मील तक उन्होंने उसको खूब तेज भगाया। आखिर में वो लोग जंगल क्रॉस करके एक सीढ़ीदार खेती तक पहुंच जाते हैं। वहां पर बारिश के पानी ने काफी पानी के नाले बना दिए थे। भालू ने इनमें से एक पानी के नाले में अपने आप को छुपा लिया था, जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और वो अकेला ही था जिसके पास कुल्हाड़ी थी। तो सभी ने भालू का शिकार करने के लिए उसको जिम्मेदारी दे दी। उसने भी अपने मन से भालू को मारने की जिम्मेदारी ले ली और फिर अपनी चमकती हुई कुल्हाड़ी को घुमाकर उसकी खोपड़ी पर फेंक दिया और वो कुल्हाड़ी उस भालू को ऐसे जाकर लगी जैसे किसी रबर की चीज जाकर लगी हो। कुल्हाड़ी लगने के बाद वो भालू गुस्से से चीखकर अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। लकीली भालू ने उनकी कंडीशन का लाभ नहीं उठाया था
वो लोग सब डर कर एक ही जगह पर इकट्ठा खड़े हो गए थे और भालू की चीख सुनकर वो लोग एक दूसरे से टकरा गए थे। वहां पर थोड़ी भगदड़ सी मच गई थी। वो भालू चाहता तो उन पर हमला कर सकता था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैदान में खुलेपन को भालू पसंद नहीं करता है, इसलिए वापस वो वाटर स्ट्रिप में फिर से घुस गया और वहां पर जाकर छुप गया। अब कुल्हाड़ी चलाने की बारी उनकी थी। भालू ऑलरेडी एक बार चोट खा चुका था, इसलिए उनका अब आगे जाना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कई तरह की आइडिया लगाई और फिर भालू पर निशाना लगाने के लिए एक प्रॉपर डिस्टेंस हासिल कर लिया। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनका एम ये था कि वो कनाडा का एक लंबरमैन बने। लंबरमैन यानी लकड़हारा। उन्होंने उसमें काफी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था। उनका एक्सपीरियंस इतना था कि वो एक माचिस की तीली को कुल्हाड़ी से दो भाग में काट सकते थे। इसलिए उनको अब कोई भी डर नहीं था। लेकिन अब डर कुल्हाड़ी के मालिक को था। उसको ऐसा लग रहा था कि कुल्हाड़ी कहीं पत्थरों पर गिरकर खराब ना हो जाए। जिम कॉर्बेट भालू तक काफी कम डिस्टेंस तक पहुंच जाते हैं और फिर कुल्हाड़ी को उसकी खोपड़ी में घुसा देते हैं। तो वो लोग इस तरह भालू का शिकार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर ही खत्म करते हैं। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।